प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 विज्ञान विषय में अध्याय 18 वायु तथा जल प्रदूषण कार्य पुस्तिका के प्रश्नों को हल करेंगे। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, अपने साथियों को शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों आज की क्लास। तो इसमें देखो, वायु एवं जल दो महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन हैं जो प्रकृति से हमें मिलते हैं। वायु सभी जीवों में श्वसन के लिए एवं ईंधन के दहन के लिए आवश्यक है। वायु सांस लेने के लिए आवश्यक है। वायु में जो ऑक्सीजन गैस होती है वो हमारे सांस लेने में सहायक है और दहन जलने के लिए भी ऑक्सीजन सहायक है। जल सजीवों की विभिन्न क्रियाओं जैसे भोजन का पचना, पोषक तत्वों के शरीर के विभिन्न भागों तक परिवहन, बीजों के अंकुरण, प्रकाश संश्लेषण, ताप नियमन आदि हेतु आवश्यक है। अतः यह अत्यंत आवश्यक है कि हमें उपलब्ध होने वाली वायु एवं जल शुद्ध एवं हानिकारक घटकों प्रदूषकों से मुक्त हो। लेकिन कुछ प्राकृतिक कारण एवं मानवीय गतिविधियों से वायु एवं जल प्रदूषित हो रहे हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपके सामने एक चित्र है, इसमें वायु प्रदूषण को दिखाया हुआ है। यहाँ पर चिमनियाँ जो हैं उससे धुआं निकल रहा है बहुत ज़्यादा मात्रा में। ऊपर दिए गए चित्र के वातावरण को अपने शब्दों में लिखिए। तो प्यारे बच्चों, ऊपर दिए गए चित्र में कारखानों से निकले धुएं में सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसों के मिलने से वातावरण दूषित है। आगे है, चित्र में वातावरण का कौन सा घटक सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? तो वायु प्रभावित होती है सबसे ज़्यादा। आगे है, इसके क्या कारण है? तो वायु में प्रदूषकों के मिलने के कारण ऐसा होता है। सजीवों के शरीर पर इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, इनकी सूची बनाएं। तो वातावरण का तापमान बढ़ने से सजीवों में त्वचा रोग हो सकती है। अम्लीय वर्षा से सजीवों को नुकसान पहुंच जाती है। इनसे कैसे बचा जा सकता है? प्रदूषण रहित ईंधनों के इस्तेमाल से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाकर। आगे है, वायु गैसों का मिश्रण है। नीचे दिए गए चित्र में वायु में निम्नलिखित गैसों की प्रतिशत मात्रा दिखाई गई है। नाइट्रोजन दिखाया गया है यहाँ पर, ये नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, बाकी अन्य गैसें यहाँ पर दिखाई गई है। आगे चित्र को देखकर निम्न सारणी को भरें, जैसे मैंने यहाँ पर भर दिया। नाइट्रोजन 78.084%, ऑक्सीजन जो 20.946%, आर्गन जो है 0.9340%, कार्बन डाइऑक्साइड है जो 0.035%, नियोन है, हीलियम है, मीथेन है, क्रिप्टोन है। तो इस तरीके से हम इसको भर सकते हैं। वायु में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में है? तो प्यारे बच्चों, हमने देखा, इस सारणी में भी देख सकते हो आप, नाइट्रोजन 78 है, ऑक्सीजन 21 के लगभग है। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। वायु में कौन सी गैसें सबसे कम मात्रा में है? तो हाइड्रोजन गैस है, उसकी प्रतिशत मात्रा कम है, तो यहाँ हाइड्रोजन भरेंगे। आगे है, भीड़ भाड़ अधिक यात्रा वाले स्थलों और अधिक पेड़ पौधों की उपस्थिति वाले स्थानों में की वायु में क्या अंतर है? तो वायु में CO2 का अंतर होगा। अधिक भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर प्रदूषक ज़्यादा होंगे और पेड़ पौधे जहाँ पर लगे होंगे वहाँ पर प्रदूषण कम होगा। नीचे सारणी में कुछ वायु प्रदूषक दिए गए, उसमें उपस्थित तत्व उसके प्रभाव लिखिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड कब पैदा होती है? तो प्यारे बच्चों, ईंधन के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पैदा होती है। ये गैस जो होती है हमारे सांस के द्वारा हमारे शरीर में चली जाती है और रुधिर में यानी खून में ऑक्सीजन वाहक क्षमता को घटाती है, जिससे आदमी की मृत्यु हो सकती है। आगे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड विश्व उष्णन, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, यानी इससे हमारे आसपास के वातावरण का तापमान बढ़ जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है, जो पैराबैंगनी विकिरणों को रोकती है। अगर पैराबैंगनी विकिरण पृथ्वी पर पहुंचेगी तो हमें नुकसान पहुंचाएगी। उस फ्लाई ऐश में जहरीली वायु होती है, जिससे वायु प्रदूषक होते हैं, कैंसर, श्वसन जैसे रोग हो सकते हैं। आगे है, बिजली घरों, कारखानों और मोटर वाहनों का धुआं हवा में मिल जाता है। इस धुएं में हानिकारक तत्वों के ऑक्साइड होते हैं जो बादलों को रासायनिक क्रिया करके अम्ल बनाते हैं। जब बारिश होती है तो अम्लीय वर्षा के रूप में नीचे आता है। अम्लीय वर्षा प्रदूषण के स्थान से बहुत दूर भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि जो वाष्प है, जो धुआं है, वो उड़कर दूर तक कहीं पर जा सकता है। वहाँ पर जब बादल बनेंगे, बारिश होगी तो उनके साथ मिलकर अम्ल बनेगा और अम्लीय वर्षा होगी। तो अम्लीय वर्षा में कौन कौन से अम्ल उपस्थित होते हैं? तो प्यारे बच्चों, अम्लीय वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल होता है। इनका निर्माण किन गैसों की उपस्थिति के कारण होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण बनता है और नाइट्रिक अम्ल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण बनता है। यह गैस वायुमंडल में कहाँ से आती है? तो स्वचालित वाहनों के धुएं से, मथुरा तेल परिष्करणी से, कारखानों से निकले धुएं से आती है। अम्लीय वर्षा के क्या क्या हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं?
अम्लीय वर्षा पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं के दोनों के लिए हानिकारक है। अम्लीय वर्षा से निर्जीव वस्तुएं भी प्रभावित होती है, जैसे ताजमहल में कैंसर यानी पीलापन पड़ रहा है उसका, जिससे ताजमहल कैंसर भी बोला जाता है। आगे आप देख सकते हैं चित्र में धुआं निकल रहा है, इन्हें वाहनों से धुआं निकल रहा है। तुमने गांव और शहर दोनों का वातावरण देखा है। क्या शहरों की तुलना में दूर दराज के गांव का ज़्यादा वातावरण शुद्ध है? हाँ, शहरों की तुलना में दूर दराज के गांव का वातावरण शुद्ध है। यहाँ पर कारखानों व वाहनों से निकलने वाले प्रदूषक कम है, पेड़ पौधों की संख्या ज़्यादा है। तो आगे देख सकते हैं चित्र में किस तरह से प्रदूषण फैल रहा है। चित्र में कौन वायु प्रदूषित कर रहा है? तो वाहन है, बस है, कार है, जीप है, उद्योग है, चिमनी है। क्या तुमने अपने आसपास वायु प्रदूषण के कारण मकानों पर धुआं जमने के कोई निर्देश देखे, वो कोई निशान देखे? हाँ बिल्कुल। हाँ, रसोई घर का लकड़ी के धुएं से काला पड़ना। हमारे इस तरफ क्या है, लकड़ी से खाना पकाया जाता है, तो रसोई के अंदर का जो भाग है वो काला पड़ जाता है धुएं से। आगे है, सोचकर बताओ वायु प्रदूषण के कारण पेड़ पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है? वायु प्रदूषण से अम्लीय वर्षा का खतरा है, जिससे उनको नुकसान पहुंचता है। तुम अपने आसपास से वातावरण को देखकर बताओ कि यहाँ वायु प्रदूषण किन कारणों से खराब हो रहा है। तो वाहनों के निकलने वाला धुआं, चिमनी का धुआं, कारखानों का धुआं से तुम अपने आसपास हो रहे प्रदूषण से किस प्रकार बच सकते हैं? प्रदूषण रहित ईंधन का उपयोग करके अधिक पेड़ पौधे लगाकर हम इससे बच सकते हैं। आगे कणिकीय प्रदूषकों के अंतर्गत धूल, धुआं, धूमकण, धुएं, कोहरे के संयोग से धुंध बनती है। अन्य प्रकार के प्रदूषक क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs हैं, जिनका उपयोग रेफ्रिजरेटरों, एयर कंडीशनर, एरोसोल फुहार में होता है। CFCs यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के द्वारा वायुमंडल ओजोन पर क्षतिग्रस्त हो जाती है। गतिविधि 2। 2 कप लो, दोनों कपों में समान मात्रा में पानी डालो, एक कप के ऊपर कांच के बर्तन उल्टा करके रखो, एक छोटा ग्रीन हाउस बन जाएगा। अब दोनों कप को बाहर धूप में 1 घंटे के लिए रख दो। एक कांच के बर्तन में दूसरा खोलें, फिर दोनों को पानी का तापमान छूकर या थर्मामीटर द्वारा नापो। तो यहाँ देख सकते हैं एक को कांच के नीचे रख दिया और एक को ऐसे। कौन से कप का पानी अधिक गर्म है? तो कप ए का। जिस कप का पानी अधिक गर्म, तुम्हें क्या लगता है अधिक गर्म क्यों है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण, यानी उसके अंदर ऊष्मा अंदर तो आ सकती है लेकिन बाहर नहीं निकल सकती। चित्र देखकर लिखिए, वैश्विक उष्मन ग्लोबल वार्मिंग का क्या कारण है? तो यहाँ पर विश्व ग्लोबल वार्मिंग का कारण है कि वायुमंडल में CO2 गैस की अधिक मात्रा हो जाने के कारण यह ऊष्मा को वायुमंडल में रोक लेती है, जिससे वातावरण का तापमान बढ़ता है। इसे ग्लोबल वार्मिंग या विश्वोष्णन कहते हैं। मानव की कौन सी गतिविधियां वैश्विक उष्णन तापमान की वृद्धि के लिए सहायक हैं? तो वनोन्मूलन मुख्य कारण है एक, तो जिससे CO2 बढ़ती है। वाहनों, चिमनी व कारखानों से निकलने वाले धुएं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। वातावरण पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का संतुलन किस प्रकार बना रहता है? तो इसमें पौधे भूमिका निभाते हैं। पौधे CO2 का प्रकाश संश्लेषण क्रिया में उपयोग कर लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। वह जीव जंतु जो होते हैं ऑक्सीजन लेते हैं, वह कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इस तरीके से इनमें संतुलन बना रहता है। जीवाश्म ईंधन के जलने से वायु प्रदूषण कैसे होता है? तो प्यारे बच्चों, जीवाश्म ईंधनों को जलाने से CO2 जैसी हानिकारक गैसें उत्पन्न होती है, धुआं उत्पन्न होता है, कार्बन कण उत्पन्न होते हैं। वायुमंडल कि ओजोन परत का अक्षय विघटन चिंता का विषय क्यों है? ओजोन परत के विघटन को रोकने के लिए क्या उपाय संभव हैं? तो ओजोन परत सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को रोकती है, जिससे त्वचा कैंसर हो सकता है। CFCs के स्थान पर कम हानिकारक रसायनों का प्रयोग करके हम इसको नुकसान पहुंचाने से रोक सकते हैं। कारण बताओ। तुम लोगों को कहते सुना होगा कि बंद कमरे में अंगीठी जलाकर क्यों नहीं सोना चाहिए? तो प्यारे बच्चों, ऐसा करने से क्योंकि इससे ईंधन का पूर्ण दहन होता है, जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है, CO गैस बनती है, जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन वाहक क्षमता को घटा देती है, जिससे आदमी की मृत्यु हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी विषैली गैस से बेहोश हुए व्यक्ति को कैसे स्वस्थ किया जा सकता है? तो ऑक्सीजन थेरेपी उपचार होता है, इसमें ज़्यादा ऑक्सीजन दी जाती है उसको। आगे है, आपके आसपास के जल प्रदूषण स्रोतों के प्रदूषित होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो देख सकता है एक आदमी इसमें कूड़ा करकट डाल रहा है, पशुओं को नहला रहा है, कपड़े धो रहे हैं। तो वायु तमाल उद्योगों से निकले विषैले रसायन, गाद आदि हानिकारक पदार्थों के मिलने से जल प्रदूषण होता है। अपने अवलोकन के आधार पर बताएं कि आपके घरों का गंदा पानी अंत में कहाँ चला जाता है? तो प्यारे बच्चों, नदी नालों में चला जाता है। नीचे दी गई सारणी को भरें। घरों का गंदा पानी तालाब में मिलना जल प्रदूषण फैलाता है। कारखानों से निकली गंदगी का नदी जल प्रदूषण। पशुओं का नदी तालाब में नहलाना, मूत्र त्यागना जल प्रदूषण फैलाता है। मनुष्य या नदी तालाब में नहाना और कपड़े धोना जल प्रदूषण होता है। क्या ट्यूबवेल और कुएं का जल भी नदी नालों तालाबों की तरह प्रदूषित हो सकता है कारण से? हाँ बिल्कुल हो सकता है। हाँ, हम अनेक प्रकार के उर्वरक या कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, जो कि पानी के साथ नीचे रिस जाते हैं। आपके अनुसार
पेयजल स्रोतों को प्रदूषित होने से कैसे बचाया जा सकता है? उर्वरकों कीटनाशकों का उपयोग कम करें। वाहित मल में रसायन नदी में न बहाकर। आगे है, तुम जानते हो कि प्रदूषित जल के उपयोग एवं प्रदूषित हवा में सांस लेने से कई रोग हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ रोगों के नाम यहाँ दिए गए, छांट कर अलग अलग करो। तो यहाँ पर हम छांट सकते हैं, इनके नाम हैजा है, दस्त है, हेपेटाइटिस है। तो ये जो हैं, खुजली है, ये क्या है? प्रदूषित जल के सेवन से होने वाले रोग हैं। बाकी जो रोग हैं वो हम इसमें लिख सकते हैं। टाइफाइड भी इसमें आएगा, प्रदूषित जल से होने वाला रोग है। तो प्यारे बच्चों, आप ऐसे इसको छांट करके लिख सकते हैं। आगे है एक चित्र, और चित्र को देखकर आपको जल चक्र के नियम में जंगल, पेड़ पौधे, वनस्पति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, कैसे? तो पेड़ पौधे वनस्पति जल चक्र में सहायक हैं। पत्तियों से वाष्पोषण क्रिया द्वारा पानी उड़ाते रहते हैं, जो कि वापस वर्षा के रूप में नीचे आता है। समुद्र जल पीने के योग्य नहीं होता, क्यों? क्योंकि इसमें लवण घुले होते हैं, जिससे यह जल खारा होता है, लवणीय होता है। जल में निलंबित अशुद्धियों को किस प्रकार दूर किया जा सकता है? चित्र बनाओ। तो या आपको यहाँ किताब में से देख के चित्र बनाना है। तुम घर पर पीने के पानी का शुद्धिकरण कैसे कर सकते हो? तो उबाल कर सकते हैं, क्लोरीनीकरण से कर सकते हैं, छान कर सकते हैं, फिटकरी डालकर कर सकते हैं। सही विकल्प का चयन करो। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। वाहित मल प्रदूषण जल की मछलियों को मरने का मुख्य कारण क्या है? तो सूक्ष्म जीवों की क्रिया से ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आ जाती है। तो ख ऑप्शन इसका सही है। प्रदूषक वह कारक है जो परिवर्तन उत्पन्न करता है प्रकृति के संतुलन में। वायुमंडलीय धूलकण, जलवाष्प, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि द्वारा पुनः विकिरित ऊष्मा को अवरुद्ध करना कहलाता है। तो पौधघर प्रभाव कहते हैं इसको। क्या है? ऑप्शन सी है। पिछले कुछ वर्षों में उत्तर भारत के मैदानों में बाढ़ का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, इसका क्या कारण है? तो वार्षिक वर्षा में वृद्धि है। ऑप्शन नंबर क्या है इसका सही है। लाइकेन पादप वायु प्रदूषण के पर्यावरण में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। प्रदूषकों के प्रति अति संवेदनशील होता है लाइकेन। गंगा के प्रदूषण में किसके जीवन को खतरा है? तो मछलियों को भी है, मगरमच्छों को भी है, मानव को भी है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। सही एवं गलत कथनों को चुनकर लिखो। बसों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी से सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एवं कार्बन मोनोऑक्साइड को वायु प्रदूषक उत्पन्न नहीं होता। तो होता है प्यारे बच्चों। तो ये गलत दे रखा है। अम्लीय वर्षा मिट्टी की उर्वरता को कम करती है, इस इमारतों या स्मारक चिन्हों को क्षति पहुंचती है, ये सही दे रखा है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु से भारी होती है। तो यहाँ आगे, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड अन्य पौधों गैस की मात्रा बढ़ने से विश्व उष्णन हो रहा है, सही है। तो आगे इस तरीके से प्यारे बच्चों आप इनको कर लेना, सही और गलत वाले प्रश्नों को। तो आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।